जरा सोचिए, दुनिया के 7 सबसे शक्तिशाली नेता एक बंद कमरे में, बाहर की दुनिया से दूर। वो सिर्फ बातें नहीं कर रहे, वो दुनिया के आने वाले कल का फैसला कर रहे हैं। पर क्या ये सच है, या ये सिर्फ एक पुराना पड़ चुका क्लब है जो अपनी ताकत बचाने की कोशिश कर रहा है? G7 ये दुनिया का कंट्रोल रूम है या बस एक दिखावा? चलिए पता लगाते हैं। कल्पना कीजिए उस कमरे की, लकड़ी की एक लंबी चमकती हुई मेज और उसके चारों तरफ बैठे हैं दुनिया के वो 7 चेहरे जिनके एक इशारे पर बाजार गिरते और उठते हैं, जिनकी एक हामी से जंग रुक सकती है या शुरू हो सकती है। उनके एजेंडे पर हैं वो मुद्दे जो हमारी जिंदगी को सीधे तौर पर असर करते हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, जलवायु परिवर्तन हो या फिर 2 देशों के बीच का तनाव। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक बैठक है या दुनिया की तकदीर का फैसला यहीं होता है? आज हम इसी बंद दरवाजे के पीछे की असलियत जानेंगे। हम बात कर रहे हैं साल 2025 की। कनाडा के ऊंचे खूबसूरत पहाड़ों के बीच G7 का 51वां शिखर सम्मेलन हो रहा है। माहौल में एक अजीब सा तनाव है। बाहर पास के जंगलों में लगी आग आसमान को नारंगी कर रही है, जो इस बात की सीधी याद दिला रही है कि जलवायु परिवर्तन अब कितना बड़ा खतरा बन चुका है। और अंदर मेज पर बैठे ये नेता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी भविष्य की चुनौतियों और देशों के बीच बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव जैसे पुराने झगड़ों से जूझ रहे हैं। तो अक्सर लोग सोचते हैं कि इन बड़ी बड़ी महंगी बैठकों से हासिल क्या होता है? सिर्फ कुछ अच्छी तस्वीरें और हाथ मिलाते हुए नेता? नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार कुछ ठोस फैसले लिए गए, जैसे कि कनानास्किस वाइल्डफायर चार्टर, जो दिखाता है कि क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ एक मुद्दा नहीं बल्कि एक इमरजेंसी है। और साथ ही भारत कनाडा के बीच रिश्तों को एक नई दिशा देने की कोशिश। मतलब ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश है। लेकिन एक मिनट, ये G7 आखिर है क्या? ये यूनाइटेड नेशंस की तरह कोई औपचारिक संस्था तो है नहीं, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं, कोई लिखा हुआ चार्टर नहीं। तो फिर ये इतना ताकतवर कैसे बन गया? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे इतिहास में जाना होगा। ये कहानी शुरू होती है 1975 से। दुनिया एक बड़े तेल संकट से गुजर रही थी। पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें थीं, अर्थव्यवस्थाएं डूब रही थीं। तब दुनिया के कुछ सबसे अमीर देशों के वित्त मंत्रियों ने सोचा, अकेले बात नहीं बनेगी, हमें साथ बैठकर बात करनी होगी। और बस इसी संकट की कोख से जन्म हुआ G7 का, एक इनफॉर्मल क्लब जो मुश्किल वक्त में साथ आया। लेकिन यह क्लब हमेशा सिर्फ 7 देशों का नहीं था। 1998 में एक नया सदस्य इसमें शामिल हुआ, रूस, और G7 बन गया G8। उस वक्त ऐसा लगा मानो कोल्ड वॉर के पुराने दुश्मन अब दोस्त बन रहे हैं। लेकिन ये दोस्ती ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। 2014 में जब रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा किया तो उसे इस क्लब से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। G8 वापस G7 बन गया। और ये एक बहुत बड़ा संदेश था, इस क्लब के कुछ नियम हैं और अगर आप उन्हें तोड़ेंगे तो आप बाहर हैं। तो आज G7 क्या है? आप इसे एक तरह से दुनिया के ग्लोबल फायर फाइटर समझ सकते हैं। जब भी दुनिया में कोई बड़ी आग लगती है, चाहे वो 2008 का आर्थिक संकट हो, कोई बड़ी महामारी हो या फिर कोई युद्ध, ये G7 देश ही होते हैं जो सबसे पहले हरकत में आते हैं। और ये सिर्फ कोई छोटी मोटी आग नहीं बुझाते। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो G7 ने मिलकर रूस की अर्थव्यवस्था पर ऐसे प्रतिबंध लगाए जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखे गए थे। उन्होंने ये दिखाया कि जब लोकतांत्रिक देश एक साथ खड़े होते हैं तो वो तानाशाही ताकतों को एक मजबूत जवाब दे सकते हैं। और देखिए, ये लड़ाई सिर्फ सेना या राजनीति के मैदान पर नहीं है, ये आर्थिक भी है। यहां देखिए, एक तरफ है चीन का महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके जरिए वो दुनिया भर में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। और उसके जवाब में G7 ने अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट PGII लॉन्च किया है। ये 21वीं सदी का ग्रेट गेम है जो अब स्टील और कंक्रीट से खेला जा रहा है। लेकिन इस चमकदार ताकत के पीछे अब कुछ दरारें साफ दिखने लगी हैं। ऐसा लगता है कि G7 का जो सुनहरा दौर था वो शायद अब खत्म हो रहा है। और अब सवाल यह है कि क्या ये क्लब वक्त के साथ बदल पाएगा या इतिहास बन जाएगा? चलिए एक बार फिर से 1980s के दशक में चलते हैं। उस समय दुनिया की कुल GDP का लगभग 70% हिस्सा सिर्फ इन 7 देशों के पास था। सोचिए जरा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इनकी पकड़ कितनी मजबूत रही होगी। और आज वो 70% का आंकड़ा घटकर सिर्फ 44% पर आ गया है। ये सिर्फ एक नंबर का गिरना नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि दुनिया में शक्ति का संतुलन बहुत तेजी से बदल रहा है।
जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये जो बड़ा पीला हिस्सा है ये G7 है। आज भी काफी बड़ा है, लेकिन अब ये अकेला खिलाड़ी नहीं है। ये नीला हिस्सा देखिए, ये चीन है लगभग 18%, और ये छोटा हरा हिस्सा ये भारत है। ये दुनिया के नए इकोनॉमिक पावर हाउसेज हैं और ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और समस्या सिर्फ घटती आर्थिक ताकत नहीं है, G7 की अपनी कुछ अंदरूनी कमजोरियां भी हैं। जैसे कि कोई भी फैसला लेने के लिए सभी 7 देशों की सहमति जरूरी है, जिसमें अक्सर बहुत देर हो जाती है। और इसकी सबसे बड़ी आलोचना ये है कि ये अमीर देशों का क्लब है, जिसमें ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के विकासशील देशों की आवाज को सही जगह नहीं मिलती। तो अब G7 के पास 2 ही रास्ते हैं। या तो वो एक खास क्लब बनकर रह जाए और धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाए, या फिर वो खुद को बदले। और अच्छी बात यह है कि वो दूसरा रास्ता चुनता हुआ दिख रहा है। वो अब धीरे धीरे अपने दरवाजे दूसरे देशों के लिए भी खोल रहा है। और इस बदलाव के केंद्र में भारत एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। भारत एक पुल की तरह है, एक ऐसा देश जिसकी एक तरफ G7 के अमीर औद्योगिक देशों से दोस्ती है और दूसरी तरफ वो ग्लोबल साउथ की आवाज भी है। वो दोनों दुनियाओं की भाषा समझता है। तो भारत के लिए G7 की मेज पर होना इतना जरूरी क्यों है? पहला, संतुलन साधना पश्चिम और बाकी दुनिया के बीच। दूसरा, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी में सहयोग बढ़ाना। और तीसरा और सबसे अहम, दुनिया को ये बताना कि भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई ताकत नहीं, बल्कि एक स्थापित शक्ति है जिसके बिना दुनिया के बड़े फैसले नहीं लिए जा सकते। तो हम वापस उसी सवाल पे आ गए जहां से हमने शुरू किया था। G7 क्या ये एक पुराना खास क्लब है जो अपनी प्रासंगिकता बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, या फिर ये एक जरूरी गठबंधन है जो 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को बदल रहा है? जवाब चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, इस क्लब में लिए गए फैसले हम सबके भविष्य पर असर डालेंगे। असली सवाल तो ये है कि उस भविष्य में हमारी आवाज को कितनी जगह मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।